हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके सेक्शन के बारे में। अगर आप हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है। अगर आपने सिलेबस उठाकर देखा होगा तो 20 मार्क्स की जो है वो एचपी जीके पूछी जाएगी, इंक्लूडिंग एचपी जीके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, इन्वेंशंस, कंट्रेंट, कैपिटल्स, करंट अफेयर। ठीक है, अप्रॉक्स आप एक साल के तो मान के चलिए, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीवेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया गया है। और भी टॉपिक है, तो आज उनसे ही रिलेटेड 30 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट से जब हमारी बात होती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर जीके सेक्शन को ना भी करें तो क्या काम चल जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप जीके सेक्शन को हल्के में लोगे तो आपके नंबर भी हल्के हो जाएंगे एग्जाम में। तो हर एक सेक्शन पे इक्वली जो है वो आपको टाइम देना है। और जीके सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है। एक चीज याद रखिएगा, करंट अफेयर ही पढ़ने पर आए तो वो ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये डे 1 है लेक्चर का, जिसमें हम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सके और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सके। पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर चले जाइएगा। एक पीडीएफ नोट्स करके सेक्शन है जहां से आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, जितनी भी पीडीएफ यहां पर आएंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा, भेजते भी होंगे। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस एब्रीविएशन का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जा सकती है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो एसएमएस की फुल फॉर्म होती है। एक और चीज याद रखिएगा, फर्स्ट एसएमएस जो भेजा गया था वो कब भेजा गया था? 3 दिसंबर 1992 को जो है वो भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था नायल पैपवर्थ। ठीक है, नाइल पैपवर्थ के द्वारा। और क्या भेजा गया था? मैरी क्रिस्टमस भेजा गया था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एसएमएस की बात हुई है तो एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, और इसके अलावा 3 दिसंबर 1992 को पहला जो है वो आपका एसएमएस भेजा गया था नाइल पैपवर्थ के द्वारा। कौन सा था? अपने कलीग को भेजा गया था, मैरी क्रिस्टमस। एक चीज और, हमारा जो है वो पुलिस कांस्टेबल का बैच चला हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, उसके अलावा आपके जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा। फीस है सिर्फ 999 रुपीज। तो अगर आप का ग्राउंड क्लियर हो चुका है तो आप जाकर जो है वो एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटीबीटी स्टैंड्स फॉर। सीटीबीटी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सीटीबीटी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं उन पर बैन करने के लिए कि भाई ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा, इसके लिए एक ट्रीटी की गई थी जिसको बोला जाता है आपका सीटीबीटी। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उन पर बैन लगाया गया था। और ये साइन हुई थी आपकी 24 सितंबर 1996 को। ठीक है, और इस पे कितनी कंट्रीज अभी तक साइन कर चुकी है? 181 कंट्रीज जो है वो इस पे साइन कर चुकी है। तो सीटीबीटी से आपको जो है वो ये याद रखना है। ठीक है, मतलब फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, इसकी तो मैक्सिमम को पता होगी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, पहला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में टिक कर देते हैं। तो जल्दबाजी में नहीं, एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो सेकंड आंसर सही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है। नाबार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों हो सकता है अभी मैं बताता हूं। 12 जुलाई 1982 को जो है वो नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है भाई मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ये चीज याद रखिएगा। और चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट की अगर हम बात करें, चेयरमैन कौन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो? शाहजी केवी। शाहजी केवी। ठीक है, ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर बात करें आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक एब्रीवेशन की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और एक टॉपिक दिया गया है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये सारा डेटा पूछा जा सकता है कि भाई नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, और नाबार्ड के जो है वो चेयरमैन आपके कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। तो दोबारा से रिवाइज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1982 में। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी जो है वो इसके चेयरमैन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
फिम्डा या फिर FIMMDA स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, ठीक है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीआईएस स्टैंड्स फॉर, जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो जीआईएस की फुल फॉर्म होती है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म जो है वो आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जाकिर हुसैन थे, जो आपके तबला वादक थे, एक चीज याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो तबले से था, तबला वादक थे। इनका 73 वर्ष की आयु में हाल ही में ही अमेरिका में निधन हुआ है, ठीक है, मतलब 2024 के लास्ट में हुआ था। तो उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? समझ आ गया आपको? तो एक तो आपसे पहला क्वेश्चन बन गया भाई किससे उनका रिलेशन था, तो एक तो वो थे आपके तबला वादक, ठीक है जी, तबला मास्टर थे, ये आपको याद रखना है। कितने साल की उम्र में निधन हुआ? 73 की। कहां पर हुआ भाई? ठीक है, अमेरिका में जो है वो उनका निधन हुआ। यहां पर पूछा गया है कि पद्म विभूषण से उनको जो है वो कब सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2023, ठीक है, 2023 में उनको जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनको जो है वो तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम पद्मश्री की, तो पद्मश्री इनको मिला है 1988 में मिला था, ठीक है, 1988 में। फिर इनको पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिला था आपका 2002 में। और पद्मश्री की अगर बात करें, नहीं सॉरी, पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण इनको मिला था 2023 में, ठीक है। तो ये याद रखने तीनों, पद्मश्री इनको 1988 में, पद्म भूषण इनको 2002 में और पद्म विभूषण इनको 2023 में। तो ये याद रखिएगा, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के करंट अफेयर से ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय, मतलब कि 2024 की बात हो रही है, 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 में से कितने लड़के और लड़कियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो कितने को दिया गया, कितने लड़के और कितने लड़कियों को दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा 7 लड़के और 10 लड़कियों को जो है वो 2024 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक ऐप, ठीक है, जागो ग्राहक ऐप हो गई एक आपकी, ठीक है, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड, ठीक है, किसने जो है वो लॉन्च किया है? कौन कौन सी है? एक तो आपकी जागो ग्राहक ऐप है, ठीक है, एक जागृति ऐप है और एक आपकी जो है वो जागृति डैशबोर्ड है। तो इसको किया गया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, यानी कि उपभोक्ता मामले जिसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मामले, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, जो आपका नेशनल कंज्यूमर डे है, ठीक है, डेज भी पूछे जाएंगे। नेशनल कंज्यूमर डे, तो जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है भाई फटाफट कर लो। नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर को जो है वो आपका नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जागो ग्राहक की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? मतलब कि ये एक तरीके से ऐप आपको अलर्ट करेगी जो भी आपके अनसेफ यूआरएल होते हैं, कोई ऐसे लिंक आ गए आपके पास जो अनसेफ है तो उसके रिगार्डिंग अलर्ट भेजेगी, जो आपकी जागो ग्राहक ऐप है, ठीक है। इसके अलावा जो जागृति ऐप है, जागृति ऐप में क्या है कि इसमें आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी यूआरएल यानी कि लिंक वगैरह जो है वो सस्पिशियस, मतलब कि कोई भी सस्पिशियस लगता है लिंक वगैरह, या उसमें आपको लगता है कि भाई ये कोई ऐसी डार्क साइड से हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है वो रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोनों याद रखिएगा। और नेशनल कंज्यूमर डे आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा जो है ये तीनों ऐप आपकी लॉन्च की गई थी। समझ आ गई आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन पदयात्रा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी वाडनगर में। वाडनगर आपका गुजरात में ये आपकी पदयात्रा जो है वो शुरू की गई थी। नेतृत्व इसका किसने किया था? नेतृत्व इनके इसका किया था सेंट्रल जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। अच्छा, जयंती जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है वो कब मनाई जाती है? वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है।
और 2024 में 100वीं जयंती थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कहां पर हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ग्वालियर एमपी में इनका जन्म हुआ था। तो इनके रिगार्डिंग जो है वो सुशासन पद यात्रा जो है वो की गई थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था? जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने किया था। तो ये आप जो है वो याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाहत सिंह ने फाइनल में किसे हराकर वेस्टर्न इंडिया स्लैम 2024 में अपना 9वां पीएसए चैलेंजर खिताब जीता? ठीक है, तो इन्होंने हराया है आपका आकांक्षा सालुंखे को। ये याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहां पर। नाइन्थ पीएसए चैलेंजर टाइटल की बात हो रही है, जो वेस्टर्न इंडिया स्लैम था 2024। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किसने हराया? अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने किसे हराया? आकांक्षा सालुखे। ठीक है, आकांक्षा सालुखे, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ही खबरों में देखा गया आईएनएस निर्देशक क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से आईएनएस निर्देशक जो आपका अभी खबरों में चला हुआ था 2024 के लास्ट में, वो क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, सर्वे वेसल है, इंडियन नेवी का मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, या सबमरीन इंडक्टेड है? ठीक है, क्या है? तो ये है आपका एक सर्वे वेसल। ठीक है, सर्वे वेसल जिसको बोलते हैं आपका सर्वेक्षण पोत। सर्वेक्षण पोत है इंडियन नेवी की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये न्यूज में जो है वो देखा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि भाई ये न्यूज में देखा गया था, वो देखा गया था, तो ये जो है वो चीज क्या है। ठीक है, अगला है आपका, उस रेगिस्तान पर्यटन सर्किट का नाम क्या है जिसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कच्छ में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट टूरिज्म सेक्टर? एक राजस्थान में जो है वो डेजर्ट टूरिज्म सेक्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है आपका कच्छ डेजर्ट सर्किट। याद रखिएगा डायरेक्टली, कच्छ डेजर्ट सर्किट। जो भी कच्छ में टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए इस सर्किट का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? कौन सी थी भाई? 67th नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी। इसमें किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो ये राइजा ढिल्लो ने जो है वो इसमें रिकॉर्ड बनाया है। बस नाम याद रखना है, राइजा ढिल्लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, जो रेडियम है आपने नाम सुना होगा, इसको किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, फ्रैंकलिन ने, या मैडम मैरी क्यूरी ने? ठीक है, कई बार मैडम क्यूरी भी लिखा होता है, मैरी क्यूरी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने जो है वो इसका खोज की थी। ठीक है, पियरर क्यूरी के साथ कई बार नाम जो है वो एक और भी आ जाता है, तो ये दोनों नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। अच्छा, रेडियम की अगर बात आती है तो रेडियम का जो सिंबल होता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वो होता है Ra, रेडियम का सिंबल। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो होता है 88। थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो आपका कब ये खोज की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 21 दिसंबर 1898 में। समझ आ गया कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम को? तो अगर तो ऑप्शन में मैडम क्यूरी होगा, मैरी क्यूरी, सॉरी, बार बार मैडम आ रहा है याद, तो मैरी क्यूरी लगाएंगे। कई बार पियरी क्यूरी भी लिखा होता है तो वो लगाएंगे। 21 दिसंबर 1898 को जो है इसको जो है वो आपका डिस्कवर किया गया था। अच्छा, आइसोलेशन कब किया गया था? फर्स्ट आइसोलेशन का मतलब होता है अलग कब किया गया था, मतलब निकाल दिया था। तो ये याद रखिएगा 1910 में, मैरी क्यूरी के द्वारा 1910 में इसको जो है वो आइसोलेट किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? ठीक है, व्हाट जेम्स वॉट इन्वेंटेड? जेम्स वॉट का नाम किससे जुड़ा हुआ है? डाइविंग बेल से, स्टीम बोट से, हॉट एयर बलून से, या स्टीम इंजन से? रोटरी स्टीम इंजन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोटरी स्टीम इंजन। ठीक है, वैसे जो ईयर दिखाया जाता है वो 1769 दिखाया जाता है, बट कहीं कहीं जगह पर अलग अलग भी मेंशन किया हुआ है, बट जो मोस्ट ऑफ द, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जगह पर मेंशन किया हुआ है वो किया गया है आपका 1769। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, इन्वेंशंस वाला सिलेबस में मेंशन किया हुआ है ना, तो सारी पढ़ लीजिएगा। गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? तो नाम आता है रोजर बैकॉन। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट गन पाउडर का आविष्कार किया था आपका रोजर बैकॉन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सुझाव दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? कि किसने सजेस्ट किया था कि एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप? किसी जो सभी होते हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
लैंडस्टीनर, ठीक है, लैंडस्टीनर, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो 1901 में ये बताया था, सुझाव दिया था कि सभी का स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है और एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोला जाता है। एक मतलब कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के फाउंडर किसको बोला जाता है, वो भी आपका कार्ल्स लैंडस्टीनर को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजीज एक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू, डिजीज एक्स जो है वो क्या है, समाचारों में चली है 2024 में, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये है आपकी हाइपोथेटिकल डिजीज रिप्रेजेंटिंग एन अननोन पैथोजन कैपेबल ऑफ कॉजिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक, ठीक है, मतलब कि एक जो है वो हाइपोथेटिकल डिजीज है जो कि एक अननोन पैथोजन के द्वारा जो है वो कॉज होगी, जो कि ग्लोबल पैंडेमिक कर सकती है, तो डिजीज एक्स जो है वो उसको बोला गया है, समाचारों में चली थी 2024 में। बस ये याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, जितने पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए पीएम मोदी द्वारा किस एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया था, मतलब महाकुंभ चला था आपको पता ही है, तो एआई चैटबॉट कौन सा यूज किया गया था, तो इसका यह नाम याद रखिएगा, कुंभ सहायक, ठीक है। सहायक कैसे लिखा गया है, HSAHAIYAK, ठीक है, तो ये याद रखिएगा इस तरीके से। इसको कृत्रिम एआई के द्वारा डेवलप किया गया था, बट वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 24 मार्च 2024 को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस का विषय क्या है, ठीक है, क्या था, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है, ठीक है, ये होता है आपका 24 मार्च को। इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्टली याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया 2024 की थीम क्या थी, ठीक है, तो थीम थी आपकी यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा, यस वी कैन एंड टीबी। तो भाई जो भी आपके डेज वगैरह दिए गए हैं उनमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो आपका कब आता है डे और दूसरा उसकी थीम क्या होगी, तो दोनों पे फोकस कर लीजिएगा। अच्छा, जो आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये पहली बार सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1983 में, मतलब सबसे पहले मनाना इसको शुरू किया गया था 1983 से, और 2024 की थीम है आपकी यस वी कैन एंड टीबी, कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, और 24 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी हर एक दिमाग के कोने में बैठ जाए, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024, ठीक है, इसका थीम जो है वो क्या था, सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 मार्च को ये जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। और 2024 की इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी आपकी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हिंदी में बात करें तो जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में, समझ आया। फ्रंट लाइन एक कीवर्ड याद रख सकते हैं। देखो याद करने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पढ़ रहे हो, आपको पता है 23 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी थीम 2024 की भी आपको याद रखनी पड़ेगी, अभी 2025 की आ जाएगी, वो भी याद रखनी पड़ेगी। तो 2024 में याद रखिएगा फ्रंट लाइन, एक आपको कीवर्ड याद रखना है कि फ्रंट लाइन मुझे याद रखना है, जहां पर भी फ्रंट लाइन दिखेगा, ठीक है, वहां पर मैं जो है वो टिक करूंगा। ऐसा तो नहीं है फ्रंट लाइन दो तीन में सेम ही पूछ लिया जाएगा, और 2025 की होगी उसका भी एक कीवर्ड निकाल कर रख लीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा याद करोगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको याद रखने में। आई होप आपको समझ आ गया हो, बाकी तो अपनी चॉइस है, आप जैसे भी याद रखें, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट 2024, इसकी थीम क्या थी, सबसे पहले तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भाई 21 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को याद रखिएगा। और उस समय की थीम क्या थी 2024 की, तो ये थी आपकी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो यहां पर कीवर्ड क्या आ गया, यहां पर कीवर्ड आ गया आपका इनोवेशन, 2024 की थीम में याद रखना है। अब यहां पर 2025 की थीम भी सुन लो, 2025 की थीम क्या है, वो है आपकी फॉरेस्ट एंड फूड, ठीक है। पहली 2024 की थी फॉरेस्ट और इनोवेशन, मतलब दोनों में फॉरेस्ट है, और 2025 में फॉरेस्ट एंड फूड। पहले इनोवेशन था, अब जो है वो फूड आ गया है, ठीक है, तो ये आपको दोनों ही 2024 और 25 की याद रखनी है। और कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 मार्च को जो है वो आपका वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाटर डे 2024, वर्ल्ड वाटर डे 2024, इसका विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी, कब सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट भाई सेलिब्रेट किया जाता है आपका 22 मार्च को, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड वाटर डे। 2024 की थीम क्या थी, वाटर फॉर पीस, शांति के लिए पानी, ठीक है।
और 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये याद रखिएगा। ग्लेशियर, ग्लेशियर से ही पानी मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कीवर्ड आप याद रख सकते हैं। और यहां पर पीस जो है वो आपका ऑप्शन कीवर्ड बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि भाई कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की थीम क्या थी? 2024 की थीम थी हमारी पीस से रिलेटेड, मतलब कि वाटर फॉर पीस। और आपकी 2025 की क्या है? 2025 की हमारी ग्लेशियर से रिलेटेड है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको जन से लेकर आपको दिसंबर तक के डेज याद रखने हैं। ठीक है, तो भाई कीवर्ड ही याद रखने पड़ेंगे, रट्टा मारोगे तो फिर फायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीस की राजधानी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एथेंस। ठीक है, ये है आपकी ग्रीस की राजधानी। अच्छा, एथेंस से एक और चीज याद रखिएगा, पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे वो 1896 में यहीं पर हुए थे। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, प्राग्यू, ठीक है, ये आपकी किसकी राजधानी है? चेक रिपब्लिक की। सी जैक भी कई बार पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, पर चेक रिपब्लिक जो है वो इसको बोलते हैं। और बगोटा किसकी राजधानी है? बगोटा राजधानी है आपकी कोलंबिया की। ठीक है, बुदापेस्ट किसकी राजधानी है? बुदापेस्ट राजधानी है हंगरी की। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट, कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। ठीक है, चेक रिपब्लिक की है आपकी प्राग्यू। ठीक है, और बाकी ग्रीस की राजधानी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना डैश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ठीक है, वियना इज द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ व्हाट? रशिया की, स्पेन की, सीरिया की, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रिया। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, DANUBA, डायनूबे जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रिया की, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2019 कजाकिस्तान रीनेम्ड द कंट्रीज कैपिटल एज? ठीक है, 2019 में कजाकिस्तान ने देश की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ठीक है, तो वो कर दिया था आपका नूर सुल्तान। ठीक है, पहले क्या था? पहले था अस्ताना, फिर कैपिटल का नाम क्या बदलकर क्या कर दिया? नूर सुल्तान कर दिया। ये याद रखेगा। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्ताना है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक B.R. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक B.R. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, कास्ट आया है यहां पर, तो B.R. अंबेडकर द्वारा लिखी गई है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कब लिखी गई थी? 1936 में जो है वो इस पुस्तक को लिखा गया था। और कौन कौन सी लिखी गई है? ठीक है, तो एक है आपकी मूक नायक, मूक नायक। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? B.R. अंबेडकर के द्वारा 1920 में लिखी गई थी। सेकंड आपकी आती है जनता, जनता किसके द्वारा लिखी गई? B.R. अंबेडकर के द्वारा 1930 में। ठीक है, एक आती है आपकी द अनटचेबल्स। ठीक है, द अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल्स ये कब लिखी थी? 1948 में। इसके बाद आती है आपकी एक और, बुद्धा और कार्ल्स, बुद्धा और कार्ल्स, ये कब लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स। ठीक है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये लिखी गई थी 1956 में। तो ये सारी बुक्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। एक तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, मूक नायक 1920, जनता 1930, द अनटचेबल 1948 और बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956। तो ये सारी याद रखिएगा, बुक्स वगैरह आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अब वो लेटेस्ट भी हो सकती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ओल्ड भी हो सकती है। चलिए अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग पब्लिकेशन एसोसिएट विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जितने भी यहाँ पर आपके पब्लिकेशन दिए गए हैं सभी जो है वो भारत की जो स्वतंत्रता का संघर्ष था उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट था नेचर में, उग्रवादी प्रकृति के थे? इनमें से कौन से? केसरी, युगांतर, वंदे मातरम या यंग इंडिया? मतलब कितने इनमें से जो है वो उग्रवादी प्रवृत्ति के थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 ओनली। देखिए, केसरी की अगर हम बात करें, केसरी भी जो है वो आपका उग्रवादी प्रकृति का था, जिसको लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पर युगांतर की बात करें, युगांतर को जो है इनके साथ जिसका नाम आता है वो है आपके अरविंद घोष प्लस आपके बरिंद्र घोष, इनका नाम आता है। वंदे मातरम जो आपके यहाँ पर पब्लिकेशन था वो अरविंद घोष का नाम आता है इसमें। ये तीनों जो हैं वो आपके किसके थे? उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेचर के थे।
और यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है वो उग्रवादी प्रवृत्ति का नहीं था, ठीक है। बट ये भी याद रखिएगा, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, केसरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पुस्तक से। वैसे ये पुस्तक नहीं थी, ये एक प्रकार से एक एस्से था, ठीक है। तो इससे कौन जुड़े हुए हैं? तो भगत सिंह जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी ने 1930 में जो है आपके लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर जो है वो एस्से लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल, ठीक है, वी द पीपल किसने लिखी? तो ये लिखी है आपकी नानी पालकीवाला ने, पालखी वाला या नानी पालकी वाला ने। तो ये आप जो है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप घर बैठे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, आप ये जो हमने पीडीएफ आपके साथ शेयर करी, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। जीके स्टडी में पीडीएफ नोट्स वाला सेक्शन है, वहां से जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।